नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज अंटार्कटिका मिशन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट्स पढ़ लिया होगा। Now the answer is option A 1 and 2 only। देखिए दोस्तों क्या लिखा है। It started in 1981 when the first Indian expedition to Antarctica was made। वेरी करेक्ट दोस्तों, 1981 में इंडिया का अंटार्कटिका मिशन या फिर एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ था। भारती एंड मैत्री आर द 2 एक्टिव अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन इंडिया हाज। देखिए वैसे 3 रिसर्च स्टेशन है, इसमें दक्षिण गंगोत्री भी है, बट दक्षिण गंगोत्री जो है अभी के लिए ऐसे लॉजिस्टिक बेस यूज़ करते हैं, वो ऑपरेशनल नहीं है। तो जो भारती और कौन सा है एंड मैत्री, ये 2 है अभी के लिए ऑपरेशनल। ठीक है, और कुछ डिटेल्स इसमें लिखा है। इसका जो नोडल एजेंसी है बेसिकली गोवा में एक NCPOR है, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च करके, वो है बेसिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जो ये अंटार्कटिक मिशन का पूरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। 1981 में ये स्टार्ट हुआ था। 1983 में इंडिया कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च बेस नेम दक्षिण गंगोत्री। तो पहला जो अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। ये साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, फिर ये इसके बाद मैत्री 1989 में आया था, फिर भारती 2012 में आया था। ठीक है, और आर्कटिक में भी है हमारा एक रिसर्च स्टेशन। कहाँ पे लोकेटेड है? स्पिट्सबर्गन स्वालबार्ड नॉर्वे में, उसका नाम है हिमाद्री। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज़ नॉट ऑफिशियली एक्सीडेड टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। देखिए इसके बारे में हमने एक वीडियो भी किया था वैसे। तो इंडिया भी अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का एक मेंबर है, इंडिया ने एक्सीड किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कैसर ए हिंद बटरफ्लाई। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। देखिए क्या क्या लिखा है। कैसर ए हिंद बटरफ्लाई, देखिए रीसेंटली अरुणाचल प्रदेश में स्टेट बटरफ्लाई करके कैसर ए हिंद को डिक्लेयर किया था। ये न्यूज़ हमने कवर भी किया था लास्ट वीक। तो बेसिकली ये एक लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड बटरफ्लाई है। ठीक है, तो देखिए इसकी साइंटिफिक नेम है टेनोपाल्पस इंपेरियालिस। लिटिल टर्म्स इट मीन्स एम्परर ऑफ इंडिया। बेसिकली टेनोपाल्पस इंपेरियालिस इसका साइंटिफिक नेम है, और कैसर ए हिंद का मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो विंग स्पैन है ये 90 से 120 मिलीमीटर तक है। ये कहाँ कहाँ दिखता है? बेसिकली ईस्टर्न हिमालयास में दिखता है एट एन एलिवेशन ऑफ 6000 to 10,000 फीट। एंड इंडिया के अलावा भूटान, नेपाल, लाओस, म्यांमार, साउथर्न चाइना एंड वियतनाम। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया के अलावा इतने सारे कंट्रीज में भी ये दिखता है। ठीक है, ये बटरफ्लाइज के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेक्टेड एरियाज भी है अंडर द हपोली फॉरेस्ट डिवीजन। तो आप ध्यान दीजिएगा, हपोली फॉरेस्ट डिवीजन कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 के अंडर ये प्रोटेक्टेड है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड है। देखिए IUCN का रेड लिस्ट में काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है, उसमें नियर थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है। तो इसमें नियर थ्रेटन्ड लिस्ट किया हुआ है कैसर ए हिंद बटरफ्लाई को, तो इधर लिखा है एंडेंजर्ड, ये गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अड्डू अटोल। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले मालदीव्स का मैप देख ले दोस्तों। मालदीव्स का मैप ये है दोस्तों, यहाँ कई सारे अटोल है। अटोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले अटोल मतलब बेसिकली एक आइलैंड है, रिंग टाइप का बना हुआ होगा, इसके नीचे एक लेगून होगा, सॉल्ट वाटर लेगून होगा, इसको आप अटोल बोलते हैं। तो मालदीव्स में कई सारे अटोल है, उसमें सबसे सदर्न मोस्ट अटोल जो है वो है अड्डू अटोल। ठीक है, मालदीव्स आपको इधर दिख रहा है, माले अटोल। आप देखिए पहला स्टेटमेंट है अड्डू अटोल ऑल्सो नोन एज सीनू अटोल is the southernmost atoll of Maldives. Very correct. Aru is the second largest city in the Indian Ocean archipelago. देखिए इंडियन ओशन आर्किपेलागो में सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? वो है मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस। ठीक है, तो इसके बाद अड्डू अटोल आता है जो सिटी भी है एक। तो बेसिकली अड्डू इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इंडियन ओशन आर्किपेलागो में।
एंड इंडियन मालदीव्स हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अडू अटोल ऑफ द आइलैंड नेशन। ये भी सही है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडिया, आपको ग्रेटर मैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में भी पता होगा, तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ इंडियन मालदीव्स के बीच में, ये भी हमने न्यूज़ में कवर किया था। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 1 3। क्वेश्चन 4, कल्पाती रथोत्सवम चैरियट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। वेरी इजी क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी केरला। देखिए केरला में पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट होता है, एक एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है कल्पाती रथोत्सव। बेसिकली एक चैरियट को पुल करके लेके जाता है, ठीक है, कल्पाती रथोत्सव। ध्यान दीजिएगा, रथ का मतलब होता है, आपको पता है हिंदी में भी रथ का मतलब वही है चैरियट, तो उत्सव मतलब मलयालम में फेस्टिवल होता है। तो कल्पाती रथोत्सव पालक्काड के कल्पाती विलेज में जो रथोत्सव होता है या फिर चैरियट फेस्टिवल होता है, इसी को आप कल्पाती रथोत्सव बोलते हो। ये हमने डेली न्यूज़ में कवर किया था, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। सो आंसर इज ऑप्शन डी केरला। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल लोकेशंस बॉर्डर्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 2 एंड 4 ओनली। सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का मैप आप देख लीजिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है 60%, फिर पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, बाकी वेनेजुएला, फ्रेंच गयाना, बोलीविया, इक्वाडोर एंड सुरिनामे में है छोटे छोटे पोर्शंस जो है। वैसे देखिए दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बॉर्डरिंग लोकेशंस आप देखोगे तो ईस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशन का कोस्ट दिख रहा है, नॉर्थर्न साइड में गयाना हाईलैंड्स है, वेस्टर्न साइड में एंडस माउंटेन्स है एंड साउथर्न साइड में आपको ब्राजीलियन प्लेटू दिखेगा, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, गयाना हाईलैंड्स, एंडस माउंटेन्स एंड अटलांटिक ओशन कोस्ट। पैसिफिक ओशन कोस्ट से तो ये बॉर्डर नहीं करता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 2 एंड 4 ओनली। Next question, with respect to Birsa Munda and Munda rebellion, consider the following statements. Which of these statements are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D 1 2 and 3 only। देखिए बिरसा मुंडा एंड मुंडा रिबेलियन के बारे में बेसिक एनसीईआरटीज में भी आपने पढ़ा होगा। वैसे इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया था रिसेंटली 15 नवंबर को। 1875 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया। देखिए इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फाइट किए थे, इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड ट्राइबल्स के जो लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किए इन्होंने। एंड इन्होंने बिरज़ैत करके एक फेथ भी स्टार्ट किया था, एक विश्वास। Members of Munda and Oraon community joined the Birzite sect and it turned to a challenge to British conversion activities। देखिए ब्रिटिश रिलीजन कन्वर्शन एक्टिविटीज़ में लगे थे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बिरसा मुंडा साहब ने एक बिरसाइट करके एक सेक्ट शुरू किया था एंड मुंडा एंड ओरान कम्युनिटी के जितने मेंबर्स थे उन्होंने ये सेक्ट ज्वाइन भी किए थे, ठीक है। और मुंडा रिबेलियन के बारे में, इट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा इन द साउथ ऑफ रांची इन 1899 ठीक है। तो बेसिकली आप 1899 से रिलेट कर सकते हो मुंडा रेबिलियन जो है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह की क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है इसे उलगुलान नहीं तो ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली मुंडा राज एस्टैब्लिश करने का एक प्लान था ब्रिटिश राज को ड्राइव आउट करके। और देखिए दोस्तों स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। He started the Birzite faith which was joined by Munda and Oraon communities, very correct. Ulgulan movement aimed at establishing Munda Raj, very correct. State of Jharkhand carved out of Bihar officially came into being on Munda's birth anniversary। देखिए आपको पता है झारखंड कब फॉर्म हुआ था? 2000 में, बिहार से कार्व आउट किया था। तो ये वही दिन हुआ था जिस दिन बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी था 2000 में। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इधर हमारा सही हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पुरी जगन्नाथ टेम्पल। देखिए पुरी जगन्नाथ टेम्पल के रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने किया था, पुरी हेरिटेज प्रोजेक्ट, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई जनाना एंक्लोजर। देखिए पुरी जगन्नाथ टेम्पल का 4 गेट्स है बेसिकली, ठीक है। सिंह द्वारा कौन कौन से एक बता देता हूं। ये टेम्पल को व्हाइट पगोडा भी बोलता है, ठीक है। ये 4 धाम पिलग्रिमेजेस में से एक है। 4 धाम कौन कौन सा है जो आदि शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश किया था? नॉर्थर्न साइड में बद्रीनाथ, साउथर्न साइड में रामेश्वरम, वेस्टर्न साइड में द्वारका, ईस्टर्न साइड में पुरी। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, पुरी जगन्नाथ टेम्पल में 4 गेट्स हैं। ईस्टर्न गेट को सिंह द्वारा बोलते हैं एंड साउथर्न गेट को अश्वद्वारा बोलते हैं, वेस्टर्न गेट को व्याघ्रा द्वारा बोलते हैं एंड द नॉर्थर्न गेट हस्ती द्वारा बोलते हैं, ठीक है। एंड इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस स्टैंड द अरुणा स्तंभा और सन पिलर। देखिए बेसिकली इधर से थोड़े ही दूर में कोणार्क टेम्पल है, तो कोणार्क टेम्पल से लिया गया था एक सन पिलर। ये पुरी जगन्नाथ टेम्पल का एंट्रेंस में इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो है अरुणा स्तंभा, ठीक है। एंड वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा भी
ओडिशा में होता है पुरी जगन्नाथ टेम्पल से। सो आंसर विल बी ऑप्शन ई विच इज नॉट ए पार्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जनाना एंक्लोजर इज पार्ट ऑफ विच मॉन्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडियाज ट्राइबल पॉलिसी विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। देखिए दोस्तों, इंडिया के ट्राइबल पॉलिसीज रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं। क्या क्या है? इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आर कलेक्टिवली आइडेंटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 1 and 2 एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वेरी इजी स्टेटमेंट। अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट किया है तो आपको ये मालूम होगा आर्टिकल 342 के अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कलेक्टिवली आइडेंटिफाई किया हुआ है। एंड देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज गारंटीड बाय पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है दोस्तों। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? देखिए, अपने आप डिटरमाइन करना सब कुछ, चाहे वो कोई सोशल इश्यूज हो या इकोनॉमिक इश्यूज हो, किसको वोट करना है, क्या उन्हें करना चाहिए, वो सब राइट्स जो है उन्हें दिया हुआ है। कोई और इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप ये करो, वो करो, इसको वोट करो या फिर ये काम करो, इस तरह की। ठीक है, तो एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप सब कुछ डिटरमाइन करने की जो अधिकार है इन्हें दिया हुआ है, बेसिकली गारंटी किया हुआ है पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड और एक पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है। ये कौन कौन से स्टेट्स में कवर्ड है ये भी हम देखते हैं दोस्तों। दी स्टेट्स इंक्लूड झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। तो ये सारे स्टेट्स में पेसा एक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ये पेसा एक्ट क्या है? बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में ये एक्ट एनैक्ट किया था एंड विच आर नॉट कवर्ड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, जो एरियाज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कवर नहीं किया था उन्हें इंक्लूड करने के लिए एक्चुअली ये लॉ एनैक्ट किया था। तो ये भी ट्राइबल पॉलिसी में से एक है। और भी कई सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 में जो पास हुआ था। ये बेसिकली राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह कलेक्ट करने के जो अधिकार है वो सब देते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो है। इस तरह कई सारे ट्राइबल पॉलिसीज हैं हमारे देश में। तो हमारे क्वेश्चन में पहला 2 स्टेटमेंट तो सही है, मैंने आपको बता दिया। तीसरा में क्या लिखा है? ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये तीनों नहीं, और भी कई सारे स्टेट्स हैं, मैंने आपको बता दिया। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्रीन बॉन्ड। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होता है? इससे पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आपको पता है एक टाइप का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पैसे कलेक्ट करने के लिए बॉन्ड इशू करता है। मतलब बॉन्ड इशू करेगा, कितने भी पैसे का बॉन्ड इशू कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो एजेंसी बॉन्ड्स इशू करते हैं उन्हें अपफ्रंट में कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड के बाद ये पैसे इन्वेस्टर्स को वापस देना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो जो बॉन्ड स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है इसको हम ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। रीजनली हमारे इंडिया में भी कई सारे एजेंसीज ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया करके न्यूज़ आया था। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है ग्रीन बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन स्पेसिफिकली टू सपोर्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड ग्रीन बॉन्ड्स में कम विथ टैक्स इंसेंटिव्स टू एनहांस देयर अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि देखिए ग्रीन बॉन्ड्स में कई सारे टैक्स इंसेंटिव्स होगा। क्योंकि देखिए, लोगों को अगर ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो इस तरह की सब्सिडीज देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो टैक्स इंसेंटिव्स दे देते हैं। एंड वर्ल्ड बैंक इज ए मेजर इशूर ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया है पिछले एक डेकेड में। आप देखिए, एक डाटा ये बोलता है कि वर्ल्ड बैंक ने कई सारे ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू राइट टू प्रोटेस्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, राइट टू प्रोटेस्ट काफी न्यूज में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला भी था। राइट टू प्रोटेस्ट तो है किसी के पास, पर रोड और हाईवेज को ब्लॉक करने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। वैसे देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट्स क्या कहता है? ऑल्दो द right to protest is not an explicit right under the fundamental right, it can be derived from the right to freedom and और स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19 में कई सारे राइट्स लिखा हुआ है। राइट टू प्रोटेस्ट कोई एक्सप्लिसिट राइट नहीं है, पर हम
इसका एक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है, प्रोटेस्ट ही हो गया ना। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें बोलने के अधिकार है, एक्सप्रेस करने के अधिकार है, तो ये सब एक टाइप का राइट टू प्रोटेस्ट ही है। तो ये जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही निकलता है, ठीक है। एंड 2 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर कोई ऐसे बात आ गया जो नेशनल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ऐसे सबको अफेक्ट करने वाली कोई इश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जो है ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ठीक है। आर्टिकल 51 अल्फा, आई थिंक एक बार चेक कीजिएगा, तो तीनों स्टेटमेंट इधर सही निकलता है, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हो। आर्टिकल 51 अल्फा के बारे में मैंने इधर लिखा है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 इंपोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करता हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करता हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स को अफेक्ट करता हो, ऐसे कई सारे क्लॉज है। तो इसमें से आर्टिकल 92 इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू जी ऑफ अजोव विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन 1, 2 एंड 3। आज तो सारे स्टेटमेंट सही निकल रहा है। देखिए दोस्तों, सी ऑफ अजोव का मैप सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। ये आपको दिख रहा है ब्लैक सी के ऊपर सी ऑफ अजोव जो है, बेसिकली रशिया एंड यूक्रेन के बीच में आता है। सी ऑफ अजोव जो है, सी ऑफ अजोव ब्लैक सी से एक स्टेट के थ्रू कनेक्ट होता है, वो है स्टेट ऑफ कर्ज, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या लिखा है, इट इज एन इनलैंड सी सिचुएटेड ऑफ द सदर्न शोर्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, वेरी करेक्ट। इट फॉर्म्स ए नॉर्थर्न एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैक सी टू विच इट इज लिंक्ड ऑन द साउथ बाई कर्ज स्टेट, वेरी वेरी करेक्ट, मैंने आपको अभी भी दिखाया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में लिखा है जो सी ऑफ अजोव में है, टगनरोग, मरियुपोल, येस्क, ब्रयांस्क, ये सब प्रिंसिपल पोर्ट्स है जो सी ऑफ अजोव में। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। देखिए आपको दिख रहा है ना पोर्ट्स वगैरह, गेनिशचेस्क, बर्डियांस्क, मरियुपोल, टगनरोग, येस्क, टमन, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, ध्यान दीजिएगा। और एक टगनरोग गल्फ भी है इधर, ये भी देखिएगा, ठीक है। और 2 मेजर रिवर्स भी है, आप देखिए डॉन रिवर, कुबान रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। डॉन रिवर एंड कुबान रिवर जो है सी ऑफ अजोव में जाके मिलता है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रजांग लॉ विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। देखिए रजांग लॉ से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था, उधर का एक नेशनल मेमोरियल जो है वो रिसेंटली रिवाम्प किया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उधर गए भी थे। तो देखिए दोस्तों, रजांग लॉ पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पास इज ऑन द लद्दाख रेंज एंड इज नॉर्थ ऑफ ले एंड इज द गेटवे टू द शोका नुब्रा वैलीज। ये देखिए दोस्तों, ये जो पास है दूसरा पास है, मुझे लगता है खरदुंगला पास है, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खरदुंगला पास के बारे में बता रहा है, जो शोकान नुब्रा वैलीज के गेटवे आप बोल सकते हो। तो ये रजांगला पास के लिए करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। सेकंड क्या है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द विलेज ऑफ चुशुल एंड स्पंगूर लेक दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस बोथ इंडिया एंड चाइनीज टेरिटरीज, वेरी करेक्ट दोस्तों। चुशुल सेक्टर एंड स्पंगूर लेक, ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में है हमारा जो रजांगला है। एंड एक हीरोइक बैटल हुआ था 18 नवंबर 1962 में, इसलिए एक बार मेमोरियल भी बनाया उधर, तो ये स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। और कुछ डिटेल्स इधर लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रीजनली सीन न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन, आंसर का ऑप्शन मैंने इधर मार्क नहीं किया, सॉरी। आंसर इज ऑप्शन ए, कोल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है दोस्तों। देखिए ये न्यूज़ भी हमने कवर किया था करीब 2 दिन पहले। ये क्या है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, आपको पता है ना दोस्तों, कोल जहां माइनिंग करते हैं उधर से एक एक जगह में लेके जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है, ये जो एनवायरमेंट पोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा कम करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोल हैंडलिंग प्लांट से जहां कोल को लेके जाना उधर तक लेके जाया करेंगे। कन्वेयर बेल्ट यूज़ करेंगे जिसमें ऐसे चलता रहेगा, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में आपने देखा हो ना, कन्वेयर बेल्ट इधर डाल देगा, अपने आप ये लेके जाएगा जहां इनको लेके जाना है। तो ये है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये रोड से जो मूवमेंट ऑफ कोल होता है इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो 13 प्रोजेक्ट्स ऐसे प्लान किया है, ये 2023-24 तक कमीशन हो जाएगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। फिर ये जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है दैट विल हेल्प इन सेविंग डीजल वर्थ ₹2,100 करोड़। देखिए गाड़ियां जो जाती है, जो ट्रक वगैरह जाता है कोल लेके, इसकी वजह से 2,100 करोड़ का खर्चा है, तो इतना सेव कर सकता है, ठीक है।
तो आंसर इज ऑप्शन ए कोल ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। देखिए, ये क्या है? इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इज पार्ट ऑफ ए पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम का डिफरेंस क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है और एक बार ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम्स होता है जहां सेंटर की तरफ से 100% फंडिंग होता है, वो सेंटर का स्कीम रहेगा और इसे इंप्लीमेंट भी सेंटर ही करेगा। फॉर एग्जांपल, नमामि गंगे प्लान जो है, इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसा स्कीम्स है जो सेंटर का स्कीम्स रहेगा पर इंप्लीमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स। इसकी जो फंड शेयरिंग है ये भी रेशियो बेसिस पे होता है। कभी सेंटर 70% दे देते हैं, स्टेट को 30% लेना है। कभी सेंटर 60% दे देते हैं, स्टेट को 40% लेना है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। पर देखिए, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर की जो फंड शेयरिंग है वो डिपेंड करता है ये कौन से स्टेट्स है। अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या फिर हिली स्टेट्स है, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंडिंग करता है, केवल 10% उनको लेना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है ना, हिली स्टेट्स में चीज़ों को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टेरेन की वजह से। और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उधर भी सेंटर ज्यादा शेयर दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो फंड शेयरिंग है 60% गवर्नमेंट की तरफ से आता है, बाकी 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना है। पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स के लिए वो 90% है। ध्यान दीजिएगा, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3rd फेज चल रहा है। आपको पता है आपके गांव में भी कई सारे रोड्स होंगे जहां बड़े बड़े पिलेज लगाए होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके लिखा भी होगा, मेरे इधर भी है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इधर ही ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, द स्कीम डज नॉट कवर रिपेयर्स टू ब्लैक टॉप्ड और सीमेंट रोड्स इवन इफ द सरफेस कंडीशन इज बैड। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, रूरल एरियाज में, बेसिकली विलेजेस में रोड्स बनाना है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम है। अगर कोई ऑलरेडी कच्चा रोड है, इसका रिपेयर वगैरह ये कर लेगा। पर ऑलरेडी अगर कोई टार वाला रोड है या फिर सीमेंट वाला रोड है, उधर कोई रिपेयर ये नहीं करता है, ठीक है। ये इनके क्लॉजेस में लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा क्या है? यूनियन गवर्नमेंट बेयर्स 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर स्कीम इन ऑल स्टेट्स। ये नहीं है, 60% लेता है, ओनली नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में वो 90% लेता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। आज का फाइनल क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, A1, B5, C2, D4। A1 एक्सरसाइज गरुड़, इंडिया फ्रांस का एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। मैंने आज ही डेली न्यूज़ में ये न्यूज़ कवर किया था। इंडियन फ्रांस के बीच में अभी ये जो एक्सरसाइज शक्ति चल रहा है, ये आर्मी एक्सरसाइज होता है, ठीक है, बेसिकली शक्ति जो है। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज गरुड़ जो है इंडिया फ्रांस का एयरफोर्स एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वरुणा जो है इंडिया फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो क्या लिखा है? एक्सरसाइज ये 1 लिखा है ना, एक्सरसाइज गरुड़ इंडिया फ्रांस एयरफोर्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वरुणा जो है B5 है, इंडो फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज शक्ति जो है ये इंडो फ्रांस का आर्मी एक्सरसाइज है। एंड सिकमेक्स जो है ये सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड का नेवल एक्सरसाइज है। सिकमेक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, A1, B5, C2 एंड D4। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगा, आपका रिवीजन ठीक से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। जितना आप लाइक एंड कमेंट करते हो उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।